नमस्कार। कल से हमने योग वशिष्ठ में विलय का पाठ शुरू किया है और हम जो डिस्कस कर रहे थे कल वो है एक्शन और इनएक्शन के बारे में कि एक एनलाइटेंड व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति एक्शन किस तरीके से करता है, करता भी है या नहीं, और दूसरा हमारे जैसे लोग एक्शन को करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो कैसे करते हैं। जिस प्रकार एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के कई फेसेस हैं और हर फेस उसके सामने आई हुई वस्तु को रिफ्लेक्ट करता है, उसका प्रतिबिंब अपने में दिखाता है। उस क्रिस्टल की ये इच्छा नहीं है, इंटेंशन नहीं है कि वो अपने सामने आई हुई वस्तुओं को रिफ्लेक्ट करे, मगर वो स्वतः रिफ्लेक्शन होता है। ठीक वैसे ही जो भी व्यक्ति जिसको स्व का ज्ञान है वो भी एक्शंस करता है बिना किसी इंटेंशन के। उसके अंदर माइंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी उसके एक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस, त्वरित रूप से, जरूरत के मुताबिक पैदा होते हैं स्वतः। कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत रिहर्स करके वो एक्शंस नहीं किए जाते। जैसे जो भी एक्शंस हमको अपने बॉडी को सस्टेन करने के लिए करने हैं वो उस वक्त होते हैं जब बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेंस के लिए जो एक्शंस हैं, जहां पे माइंड इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरों को वो एक्शंस होते हुए दिखते हैं, जबकि वो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके अंदर कोई एक्शंस होने की कोई भावना या इच्छा या इंटेंट नहीं होती। जैसे एक बच्चा है, वो दूध पी रहा है, वो सो भी रहा है मगर सोते सोते दूध भी पी रहा है। वो जो गतिविधि है वो हो रही है, दूसरों को लगता है कि बच्चा वो कर रहा है मगर बच्चा तो सो रहा है। ये बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने आप पूरा कर रही है। मैकेनिकल एक्शन है बॉडी का। इसका मतलब ये है कि एक्शंस स्वतः किए जाते हैं, और जो भी व्यक्ति सोचता है कि अब मैं एक्शंस ना करके ज्ञान की प्राप्ति करूं, तो वो क्या करेगा कि या तो सप्रेस करेगा, दमन करेगा, और या वहां से छोड़ के वो कहीं और चला जाएगा। यानी कि वो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज वहां से हट के कहीं और चले जाएंगे, दूसरा स्पेक्ट्रम आ जाएगा। मगर सवाल है कि जो भी सप्रेशन होता है, जो भी दमन होता है, वो एक्सप्रेशन से ज्यादा हानिकारक होता है। इस कारण से दमन या किसी प्रवृत्ति को दबाना उपयुक्त नहीं होगा।
कारण के पीछे जाकर के उस कारण को ही एड्रेस करना हमको बेहतर रिजल्ट देगा बनिस्बत इसके, क्योंकि सप्रेस किया या तो एक्सप्लोजन हुआ या और विकृतियां डेवलप हो गई, और फिर सही मौका सही समय आएगा, सही कंडीशंस आएंगी तो वो फिर से वो जीवित हो जाएंगे। इसलिए, और जो भी सप्रेशन होगा, सप्रेसिव पावर्स जो होंगी वो हमेशा समय के साथ वीकन होंगी, कम होंगी, और जो सप्रेशन के कारण जो प्रेशर बनेगा वो समय के साथ बढ़ता रहेगा। तो एक ना एक समय ऐसा आएगा जबकि जैसे वो एक कोई ऋषि मुनि थे, उनके सामने वो कोई अप्सरा आ गई थी, मेनका आ गई थी, तो वो भटक गए थे। वो इसलिए, जैसे मैं देखता हूँ कि सप्रेशन करने वाली जो ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, और जो उसका जो प्रभाव है सप्रेशन का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और सही कंडीशंस जब आई मेनका के रूप में तो वो वहाँ एक्सप्लोड हो गया। इसका ये एक लॉजिक है जो मैं समझता हूँ सही है। फिर बात होती है होलीनेस की, पवित्रता की। कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो जन्म से पवित्र होते हैं, जिनके अंदर ये अ, अ, सत्व एक भारी मात्रा में होता है और थोड़ा सूक्ष्म मात्रा में रजस भी होता है, और इस कारण से वो इस दुनिया में जब तक रहते हैं तब तक वो एक जीवन मुक्त व्यक्ति के तरीके से रहते हैं। दूसरा वो व्यक्ति है जो कि एनलाइटनमेंट प्राप्त करता है, आत्मबोध प्राप्त करता है, किसी गुरु के साथ के सानिध्य में आकर उनकी दी हुई टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारकर वो एनलाइटन हो सकता है। अभी इसके अंदर भी दो तरीके हैं। एक वो है जो इंस्टेंट एनलाइटनमेंट है, और एक है समय के साथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हम उस प्रकार से अपनी जीवन शैली रखें, विचार उसी प्रकार के रखें, तो सत्य का, स्व का आत्मबोध होता है। और दूसरा होता है इंस्टेंट एनलाइटनमेंट, जो तुरंत, जैसे राजा जनक के हुआ था। तो उस पे उन्होंने ये एक कथा भी सुनाई है। उन्होंने कहा कि भाई एक तो वो हो गया कि आप समय लगा रहे हैं गुरु के साथ, और दूसरा है कि आपको तुरंत वो एनलाइटनमेंट प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने ये एक कहानी सुनाई। इंस्टेंट एनलाइटनमेंट के बारे में पापा जी ने भी कहा था। एनलाइटनमेंट एक्चुअली में इंस्टेंट ही होता है। जैसे लाइट हुई, हमने कमरे में लाइट जलाई, तो तुरंत इंस्टेंटली अंधेरा गायब हो जाता है। जैसे ही ज्ञान आया, तुरंत अज्ञान समाप्त हो गया। सो एनलाइटनमेंट, जैसा मैं समझता हूं, हमेशा इंस्टेंट ही होता है। बस ये है कि वो पल जो है आने में कितना समय लगता है, उसके क्या क्या तैयारियां लोग करते हैं, ये अलग बात हो सकती है। मगर
अभी हम बात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं उस कहानी की। एक बार राजा जनक कहीं कहीं जंगल में घूमने गए थे और उनको घूमते घूमते वहां पे कुछ विद्वानों की बातें सुनाई दी, जो कि एक्सपीरियंसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि भोक्ता, भोग और भोगे जाने वाली प्लेजर्स, वस्तुओं के बारे में बातें कर रहे थे, विषयों के बारे में। और उन शब्दों का जो प्रभाव हुआ वो बहुत इंटेंस था और वो अपने राजमहल में वापस गए, एक शांत वातावरण में बैठ के विचार करने लग गए। उन्होंने देखा कि ये जो जीवन काल है, ये जीवन काल इस पूरे अनंत काल में एक क्षण के माफिक है, और फिर भी मुझे इस जीवन से प्यार हो गया। यहाँ पे जीवन से प्यार होना एक मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए बताया गया है क्योंकि हमने वो जो 3 राक्षसों की जो बात की थी कहानी में, उसमें भी यही हुआ था कि सबसे पहले मैं का ईगो का भाव पैदा हुआ, उसके बाद में इच्छाएं पैदा हुई, उसके बाद में जीवन से प्रेम हुआ, मृत्यु से भय हुआ, अंत में वो तीनों के तीनों बलिष्ठ दैत्य वो अपने जीवन का की जो जंग है वो हार गए। इस कारण से ये जीवन के प्रति जो प्रेम है इस संदर्भ में बताया गया है। उन्होंने कहा, ये भी सोचा कि भाई इस जीवन में जो भी मैं एक्सपीरियंस करता हूं वो क्षणिक है और उसका विनाश तो होगा। और जिस व्यक्ति को आज प्रेज किया जा रहा है, जिसकी तारीफ किया जा रही है, वो कल उसी व्यक्ति के बारे में बुराइयां भी की जाएंगी, उसको पैरों के नीचे कुचला भी जाएगा। तो इस दुनिया के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूं? विश्वास योग्य भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मैं बिना किसी रस्सी के बंधा हुआ, बिना किसी अशुद्धि के मेरे अंदर दाग लगे हुए हैं, अशुद्ध हो गया हूं। हालांकि मैं काफी ऊंचाइयों पर हूं, मगर इस जीवन में मैं काफी गिर गया हूं। वो कहते हैं कि जो व्यर्थ की जो आशाएं हैं वही इस वर्ल्ड अपीयरेंस को और हमें एक जोड़ने का काम करते हैं, एडहेसिव बॉन्ड का काम करते हैं। मैंने बताया कि जो ईगो है, मैं ये हूं, ये जो ईगो है ये मैं का भाव पैदा होता है, वहां से जीवन के लिए प्यार होता है, और फिर उस जीवन के लिए मैं अपना समय उनकी जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए लगाता हूं, और इस कारण से वैराग्य तो पैदा होता ही नहीं है। और जितनी भी ये जीवन के विभिन्न स्टेजेस हैं, पड़ाव हैं, बचपन, जवानी,
बुढ़ापा, ये सारे स्टेजेस ऐसे ही अपनी इच्छाओं को, क्षणिक और व्यर्थ की इच्छाओं को पूरा करने में ही मेरा जीवन निकल जाता है। मैंने इस जीवन में हर तरह के स्वाद और अस्वाद, अच्छे अनुभव और खराब अनुभव भोगे हैं। अब मैं आराम करूंगा और अपने जो माइंड है उसको मैं रेस्ट दूंगा। उतनी देर में जब ये सोच ही रहे थे तो एक गार्ड आया। गार्ड ने उनको बताया कि सारे जो दरबारी हैं वो दरबार में बैठे हैं, जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो सारे आ गए हैं, अभी आपके कोर्ट को असेंबल होना है और आप कृपा करके आए। मगर राजा जनक तो अपने उसी विचार में थे, तो उन्होंने फिर कहने लग गए कि ये सब जो है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, और मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है, इट इज़ यूजलेस टू मी। और मैं अपने सारे जो ड्यूटीज़ हैं और एक्टिविटीज़ हैं उन सबको मैं रिनाउंस करता हूँ, उन सबको छोड़ता हूँ। इसमें भी हमने पहले एक कहानी देखी हुई है कि रिनाउंस क्या किया जाता है। क्या ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ को रिनाउंस किया जाता है या उस कर्ता को रिनाउंस किया जाता है। ये इस पे हमने एक कहानी भी देखी हुई है। तो फिर वो कहने लग गए कि जब मन डिजायरलेसनेस में स्थापित होता है और वो किसी भी प्रकार का सेंस प्लेजर, दैहिक सुख या इंद्रिय सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है, और जब ये शरीर और उसके विभिन्न अंग अपने नेचुरल फंक्शंस, जैसे वो करकटी नेचुरल फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी, सेम वैसे ही नेचुरल फंक्शंस परफॉर्म करे, तो उस कारण से जो भी एक्शंस वो करेगा वो इनएक्शंस होंगे, क्योंकि वहां पर माइंड बीच में नहीं आएगा। सो ये एक एक्शन और इनएक्शन के ऊपर जो जितना स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है, मेरे ख्याल से वो बड़ा अच्छा तरीका है। तो यही चिंतन करते करते फिर वो राजा जनक उठे और अपनी जो भी ड्यूटीज थी कोर्ट के अंदर वो करी, मगर बिना किसी लगाव के। यहाँ लगाव का मतलब है कि बिना किसी तरीके का कर्ता भाव पैदा किए, यानी कि माइंड को उतना ही एंगेज रखा जितना कि उस एक्टिविटी को करने के लिए जरूरी था, और जैसे ही वो एक्टिविटी खत्म हुई माइंड का भी एक्शन वहीं खत्म हो गया। माइंड का एक्शन एक्टिविटी के बाद तक जारी नहीं रहा, ये मतलब है। और स्पॉन्टेनियस, तुरंत होने वाले जो भी एक्शंस थे वो करते रहे। उनमें कोई इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भाव नहीं था कि मेरे कौन से एक्शंस लोगों को अच्छे लगेंगे, लुभाएंगे या नहीं लुभाएंगे, और किसी प्रकार के कंडीशनिंग उनके एक्शंस में दिखी नहीं थी। तो इस तरह उन्होंने अपना दिन का जो भी काम था उसको किया, और अगले दिन वो वापस से
उसी मेडिटेटिव स्टेट में, समभाव में वो कोर्ट में आए और अपना पूरा काम उन्होंने किया। इस बार उन्होंने अपने माइंड को बात करते हुए कुछ बातें बोली जो कि हम अगले एपिसोड में देखेंगे। शुक्रिया।